नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पिछले 48 घंटे में इंडिया गठबंधन या खास करके कांग्रेस की बात करें, तो वो डिसीजंस हुए हैं जिसने इस देश की 100 करोड़ आबादी को छूने का प्रयास किया। इसके मायने ये है कि ये सिर्फ बिहार चुनाव की बात नहीं, ये तो अब 2029 की लड़ाई का भी बिछाद बिछाने की प्रयास कर रहे हैं और सीधा इसमें जो बीजेपी है, ये हिट होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में बनी हुई है और सत्ता में बना रहना ही एक उनका ध्येय है, हर राजनीतिक दल का होता है। उसको कहीं न कहीं उनके पूरे रणनीति को कहीं न कहीं सीधा प्रहार होते हुए दिखाई देता है। पिछले 48 घंटे पे इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कल ही कर्नाटक में जो हमने आपको बताया कि ओबीसी के रिज़र्वेशन को लेकर जो 35% था, वो बढ़ के 51% शैक्षणिक संस्थाओं में करने का अ, ऐलान हो गया है। क्योंकि अ, झारखंड और तमिलनाडु में इससे ज़्यादा रिज़र्वेशन ऑलरेडी है शैक्षणिक संस्थाओं में। और कर्नाटक में जब जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद वहीं जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिसकी जितनी आबादी है उतनी, और अब देश में तेलंगाना पहला राज्य बना। तेलंगाना जहाँ कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी की सरकार, वो पहला राज्य बना कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल जो निर्णय दिया था कि शेड्यूल कास्ट में भी सब कैटेगरी करके शेड्यूल कास्ट को मिलने वाला रिजर्वेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास को शेड्यूल कास्ट में से न मिलते हुए बाकी वंचितों को भी मिलना चाहिए। इसके लिए रिजर्वेशन सब कास्ट सब सेक्शन में, ये जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसको हरी झंडी दे दी, इसको जायज़ ठहराया, उसके बाद पूरे देश में तेलंगाना ऐसा राज्य है, उसने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को सलाम करते हुए अपने यहाँ जो एससी सब कैटेगराइजेशन लागू करने वाला पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया है, तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जिसने एससी उपवर्गीकरण के क्रांतिकारक निर्णय को लागू किया। अब तेलंगाना में जो शेड्यूल कास्ट है, सब कैटेगराइजेशन को कैसा लागू किया? सोमवार को एक गैज़ेट नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, जिसमें अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने की घोषणा होती है। अब अधिसूचना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों के 3 श्रेणियों में यानी समूह में बँटवारा किया है। समूह 1, समूह 2 और समूह 3। अब अनुसूचित जाति अधिनियम 2025 को लागू करने वाली गैजेट नोटिफिकेशन से समूह का पूरा डिटेल दिया हुआ है। ग्रुप 1 में 15 सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई सब जात सब जो पिछड़ी जातियाँ हैं। ग्रुप 2 में 18 जातियाँ हैं और ग्रुप 3 में 26 जातियाँ हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद तेलंगाना पहला राज्य बना जब 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एससी और एसटी के एससी सब कैटेगराइजेशन की अनुमति दी थी, ताकि इन समूहों के भीतर अधिक पिछड़ी जातियों को कोटा दिया जा सकता है। अधिसूचना के अनुसार अधिनियम को 8 अप्रैल से राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई। राजपत्र में कहा गया है कि उक्त स्वीकृति को सामान्य जानकारी के लिए 14 अप्रैल 2025 से तेलंगाना राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इस क्षण से जब राजपत्र जारी होता है, उस क्षण से
तेलंगाना में रोजगार और शिक्षा में एससी कैटेगराइजेशन लागू किया जाएगा। अब इससे क्या होगा? तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, जो एससी उपवर्गीकरण के कैबिनेट उप समिति की देखरेख के प्रभारी थे, उन्होंने कहा, अगर 2026 की जनगणना में एससी की आबादी बढ़ जाती है, तो हम उनके आबादी के अनुसार उनको आरक्षण देंगे। मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि ये जो अभी वर्गीकरण किया है, ये जो पिछला जातिगत जनगणना का जो डाटा था, उसके आधार पे किया है। आज आगे मुख्यमंत्री एक्स पे ये करते हैं कि आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का शुभ दिन है। तेलंगाना राज्य ने सामाजिक न्याय के एक महान कार्य को लागू करके सबसे अच्छी श्रद्धांजलि दी है, जिसमें एससी उपजातियों के वर्गीकरण की लंबे समय से चलती आ रही मांग को संबोधित किया जाएगा। दलित वर्गों के लिए सशक्तिकरण के अवसर सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी पहली प्रति आज ऐतिहासिक कार्य करने वाले समिति द्वारा मुझे सौंपी गई। अनुसूचित जाति के सब कैटेगराइजेशन को कांग्रेस सरकार के लिए एक मुश्किल काम माना जा रहा था, क्योंकि अनुसूचित जातियों में एक उपजाति मलास ने इसका कड़ा विरोध किया था, जो इस तरह के उपविभाजन का विरोध करती रही है। हालांकि तेलंगाना के मड़ीगा लोग 30 साल से अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अब ये मामला सिर्फ तेलंगाना का नहीं है। कांग्रेस ने तेलंगाना में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के इस निर्णय को लागू कर एक पूरे देश के मतदाताओं में एक संदेश दिया। यदि कांग्रेस सत्ता में आती तो वो क्या कर सकती है? इससे पूरा एक जो दलित वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ ये जो कर्नाटक है, उसने ओबीसी को टच किया। ओबीसी और दलित, ये इतना बड़ा ह्यूज कैनवास है, जिसमें एक बहुत बड़ा वोट बैंक कवर होता है। भाजपा वर्तमान में कांग्रेस के लिए हुए इस कदम को वेट एंड वॉच करके देख रही है। अब आते हैं इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी पे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इस बार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 2 राज्यों ने ही भाजपा की लुटिया दबाई, जो अब बैसाखियों पे भाजपा सरकार केंद्र में है। हमेशा ये किया जाता है, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की से ही चाबी दिल्ली के सिंहासन की होती है। अब इस उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस उपलब जयंती के लिए उपलक्ष्य में पहली बार अखिलेश, जो हमेशा लाल टोपी पहने रहते हैं, जो उनके पार्टी का रंग है, उसके साथ गले में नीला गमछा डाल दलित मतदाताओं को सीधा उनके दिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले बीते शनिवार को इटावा में आयोजित एक रैली में अखिलेश यादव का एक बयान काफी चर्चा में आया। भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में ही ये रैली थी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बसपा के संस्थापक काशीराम को याद किया और कहा कि 1991 के लोकसभा चुनाव में नतीजे मुलायम सिंह यादव ने उन्हें जीत कर सांसद भेजा था। हालांकि इस बयान के बाद सोशल मीडिया में उनकी आलोचना भी हुई। तो कहीं न कहीं ये पुरानी बात सामने लाकर अखिलेश एक बार फिर, जो पिछली बार भी अखिलेश की तरफ से यही होता था कि बुआ के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। हालाँकि बुआ ने हमेशा भतीजे को लताड़ाई है। लेकिन फिर भी जब जो वोट बैंक मायावती जी के पास था,
वो वोट बैंक क्या नीले गमछे से आंबेडकरवाद की बात करने से अखिलेश के पास आएगा? क्योंकि अभी वर्तमान में जो उत्पीड़न दलितों का हो रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जो हम रोज़ खबरें सुनते हैं और उनके लिए लड़ने के लिए जो एक समय मायावती जी पूरी ताकत के साथ हर उत्पीड़न पे लड़ती थी और एक समय ऐसा भी था कि मायावती जी के अपने बलबूते पे उन्होंने सरकार बनाई। ये दलित मतदाताओं का की ताकत है उत्तर प्रदेश में। अब अखिलेश ने आज सिर्फ़ 14 अप्रैल की उस शुभ बेला पर सिर्फ़ नीला गमछा ही नहीं डाला, लेकिन अम्बेडकरवाद पर बहुत सारी बातें करके उन्होंने बार-बार बाबा साहब का सामाजिक न्याय के सिद्धांत को उनका जो पीढ़ी है, के कल्याण के लिए लागू करना चाहते हैं। अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने एक्स पर लंबी पोस्ट की जिसमें उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाओं के साथ उन्होंने कहा कि उनके विचारों को साझा भी किया। कहा है कि समय आ गया है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संकल्प लिया जाए। आइए स्वमान के तहत हम अपने सौहार्दपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक मानक और मूल्यों के साथ ही अपनी स्वयं की एकता के मूल्यों को समझकर इस पीढ़ी रूपी एकजुटता की परिवर्तनकारी शक्ति का भी मान समझो। यादव ने कहा कि स्वाभिमान स्वमान के माध्यम से ही पीडीए समाज के लोग अपनी निर्णायक शक्ति हासिल करके उत्पीड़न अत्याचार और पीड़ा से मुक्त होकर स्वाभिमान से जीने का हक और अधिकार हासिल कर पाएंगे और दमनकारी उत्पीड़नकारी सर्वस्ववादी प्रभुत्ववादी शक्तिकामी नकारात्मक ताकतों को संविधानिक जवाब दे पाएंगे। संवैधानिक जवाब की बात करी, वो तलवारें लहराने वाली बात नहीं। सपा नेता ने कहा कि पीडीए की एकता ही संविधान और आरक्षण बचाएगी। पीडीए की एकजुटता ही सुनहरा भविष्य बनाएगी। आइए अपने स्वाभिमान स्वमान के इस संघर्ष को समारोह हमें बदल दे। 2027 में जनरली समाजवादी पार्टी के एमवाई के नाम से जाने जाते हैं, यादव और मुस्लिम वोट। लेकिन इस समीकरण से थोड़ा आगे जाकर अखिलेश यादव ने पीडीए का कंसेप्ट पिछले लोकसभा चुनाव में आपको आता दिखाई देता है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय की एकजुटता का वकालत करते आ रहे हैं। अब इस पर जब आम्बेडकरवादी लोगों के लिए जब उन्होंने एक नया रास्ता खोला और फिर मैं बार-बार कह रहा हूँ कि सामाजिक न्याय ही अम्बेडकर जी का दूसरा नाम है। ऐसे में एक तरफ अपने बातों से, अपने कृति से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही पार्टी कांग्रेस, उन्होंने 2 कार्यकारी मतलब 2 क्रांतिकारी निर्णय, एक कर्नाटक में ओबीसी रिजर्वेशन को लेके और एक सब कैटेगराइजेशन के एसटी के रिजर्वेशन को लेकर। इससे और अखिलेश यादव को साथ में जोड़ा जाए, तो इस देश की 100 करोड़ आबादी को तो टच किया। जब इतनी बड़ी आबादी को आप इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करेंगे, तो सत्ता में रहने वाले हिट होंगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।